Good morning, all of you. Myself, Chetan Ram Jaitu, MA in Psychology and MS in Pediatric Nursing. Today, we'll discuss about psychology. Next, Introduction of Psychology. यानी आज हम परिचय के बारे में चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के, क्या उसके एस्पेक्ट्स रहे हैं या क्या कंसेप्ट है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन है, साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है जिसके अंतर्गत चर्चा करेंगे कि एक व्यवहार की जो स्थितियां हैं क्या क्या रहती है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, यानी व्यवहार की क्या क्या स्थितियां रहती हैं। पहले द साइकोलॉजी वर्ड यूज बाय रुडोल्फ गोल्की इन 1590। मनोविज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोल्की ने 1590 में किया, जिसका जो शब्द का प्रथम जो उच्चारण का जो श्रेय है वो रुडोल्फ गोल्की को जाता है, क्योंकि कई जगह विवरण लिखा हुआ है कि दर्शन शास्त्र से इस शब्द को अलग करने का जो कार्य किया है वो मनोविज्ञान के वैज्ञानिक रुडोल्फ गोल्की के द्वारा किया गया था, जिसका प्रथम बार उच्चारण 1590 में किया गया था। द वर्ड साइकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनता है, साइको प्लस लोकस। साइको का मतलब होता है सोल, स्पिरिट, माइंड, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें आत्मा, आध्यात्मिकता और मन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र का ही भाग होता था। मतलब इसको अलग करने के जो क्रम में रुडोल्फ गोल्की ने बताया था कि जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पे इस मनोविज्ञान को ग्रीक की देवी भी कहा जाता था। यानी ग्रीक की देवी मतलब आध्यात्मिकता से जोड़ना। मनोविज्ञान जो शब्द है या मनोविज्ञान के जो एस्पेक्ट हैं उनको आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता था, मगर अभी जो है उसके अंदर क्या लिखा है, साइकोलॉजी इज ए वेरी यंग साइंस। मनोविज्ञान एक यंग साइंस है, हैविंग स्प्रेड फ्रॉम फिलोसॉफी। ये दर्शन शास्त्र से निकलता है। इसके बारे में चर्चा पहली बार विलियम वुंट के द्वारा 1879 में की गई थी। जो पहली लैब, जो मनोवैज्ञानिक लैब है, वो लिपिजिंग जर्मनी के अंदर स्थापित करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है, जो एक आधुनिक वयस्क विज्ञान है। इसके अंतर्गत व्यवहार और जो मन की जो क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं। इसका जो सारांश या जो तथ्य स्पष्ट किए थे ये विलियम वुंट ने किए थे, इसलिए विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। विलियम वुंट नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, यानी उनको जाना जाता है मनोविज्ञान के पिता के रूप में। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। परिभाषित करने के लिए हम ऑर्डरली डेवलपमेंट प्रोसेस को काम में लेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो इसी क्रम के अंदर अलग अलग वैज्ञानिक आते गए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके तथ्य और सारांश और परिभाषाएं प्रस्तुत की थी, उनके आधार पर हम प्रस्तुत करेंगे। तो पहले जो 16वीं शताब्दी थी, जिसके अंदर 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो इसका मानना जाता था कि मनोविज्ञान क्या है, स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट, यानी आत्मा और आध्यात्मिकता का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ये किनके द्वारा कहा गया था, एरिस्टोटल, प्लूटो और जो भारतीय ऋषि मुनि थे, इनका मानना था क्या है, स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट, यानी आत्मा और आध्यात्मिकता का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मगर इसके बाद जैसे ही थोड़ा परिवर्तन हुआ तो विलियम जेम्स नामक मनोवैज्ञानिक 18वीं शताब्दी में आए और इन्होंने कहा स्टडी ऑफ माइंड कॉल्ड एज साइकोलॉजी, यानी मन के बारे में अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और जो 19वीं शताब्दी जैसे ही आई तो इन सब बातों को ठुकराते हुए जेम्स वाटसन और विलियम वुंट ने जो तथ्य प्रस्तुत किए थे उनके आधार पर उन्होंने बताया था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कॉल्ड एज साइकोलॉजी, यानी
चेतना का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं या चेतना का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद परिवर्तन हुआ और आज 21वीं शताब्दी के अंदर जो मनोविज्ञान है वो बिल्कुल अलग है। तो उनमें आर एस वुडवर्थ नामक एक मनोवैज्ञानिक आए 21वीं शताब्दी के अंदर, जो 20वीं शताब्दी के लास्ट तक आए थे। उन्होंने बताया था जो अभी 21वीं शताब्दी के अंदर चलती है परिभाषा, वो है स्टडी ऑफ बिहेवियरल साइंस, यानी व्यवहार की क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। और उन्होंने क्या एक सार दिया था, उन्होंने लिखा था साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल दैट इट लॉस्ट इट्स माइंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट्स स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ काइंड। यानी मनोविज्ञान सोल को खोता है और मन को भी खोता है और कॉन्शियसनेस को भी खोता है। तो उन सब स्थितियों से क्या निकलता है, व्यवहार निकलता है, जहाँ अदृश्य जो स्थितियाँ होती है उन सब से उत्पन्न जो क्रियाएँ होती है उसी को हम व्यवहार कहते हैं। जो जीवन पर्यंत प्राणी अपने इस वातावरण के अंदर जीवनचर्या के अंदर पालना करते हैं वो क्या है, उसका व्यवहार है। तो हम इस मनोविज्ञान का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो क्या है, व्यवहारिक क्रियाएं हैं। तो अतः कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम व्यवहार की संपूर्ण क्रियाएं और वातावरणीय जो स्थितियां होती है उनके साथ संबंध का जो समायोजन होता है उसका अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान। तो नेक्स्ट अपना आता है कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी मीन्स, यानी क्या मतलब बताते हैं। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान सकारात्मक व्यवहार का विज्ञान है। इन विच स्टडी द बिहेवियरल एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत अपन व्यवहार की क्रियाएं और एडजस्टमेंट विथ इन्वायरमेंटल सिस्टम, समायोजन जो वातावरण के साथ समायोजन है उसका अध्ययन करते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक इसका डिवाइडेशन करते हैं या स्टडी करते हैं उसके लिए व्यू ऑफ पॉइंट बताते हैं, सिस्टम या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी स्टडी, जिसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ाई करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी, यानी संरचनावाद। संरचनावाद विलियम वुंट ने दिया था, जिसके अंतर्गत एक संरचनात्मक स्थितियाँ और व्यवहार की जो पर्टिकुलर संरचना और मन की जो संरचना होती है उसका संबंध, और पर्टिकुलर जो स्थितियाँ होती हैं उनकी सापेक्ष जो स्थिति होती है उसका अध्ययन करते हैं। वो क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी। उसके बाद फंक्शनलिज्म थ्योरी, यानी जो प्रकार्यवाद विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। प्रकार्यवाद के अंदर एक क्रियात्मक पहलू कैसे काम करता है या जो कार्यात्मक स्थितियाँ होती है वो किस प्रकार अपनाई जाती है, वो है अपना फंक्शनलिज्म थ्योरी। और थर्ड है अपना साइको एनालिसिस थ्योरी, मतलब मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रेड ने दिया था, जिसके अंतर्गत अलग अलग मन की संरचना, मन की स्थितियाँ और मन का विकास जो अध्ययन किया जाता है वो साइको एनालिसिस थ्योरी के अंतर्गत करते हैं। या किस प्रकार की मन की संरचनाएँ होती है लोगों में, उन्होंने सिगमंड फ्रेड ने बताया था। किस प्रकार व्यवहार की जो परिस्थितियाँ होती है उनका विकास होता है, तो वो सिगमंड फ्रेड ने बताया था। और नेक्स्ट जो अध्ययन करते हैं अपन वो होता है बिहेवियरलिज्म थ्योरी। जेम्स वाटसन के द्वारा बिहेवियरलिज्म थ्योरी दी गई थी, इसके अंदर व्यवहारवाद भी कहते हैं इसको। और व्यवहारवाद के अंदर व्यवहार की जो संपूर्ण स्थितियाँ होती है उन सब को हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद गेस्टाल्टिज्म थ्योरी। गेस्टाल्टिज्म थ्योरी मैक्स मर के द्वारा दी गई थी, वर्थरीमर के द्वारा दी गई थी, जिसने बताया था कि पर्टिकुलर स्थितियों के अंदर जो सीखने की स्थितियाँ होती है या सिखाने की स्थितियाँ होती है उनको किस तरह इन्वॉल्व किया जाता है। उसके बाद ह्यूमनिज्म थ्योरी मानववाद एब्राहम मास्लो ने दिया था, जिसके अंतर्गत एब्राहम मास्लो ने मास्लो हायरार्की रूल्स, मास्लोज थ्योरी प्रस्तुत कर बताया था कि मानव की क्या क्या आवश्यकताएं होती है और किस प्रकार इस वातावरणीय परिस्थिति के अंदर मानव अपनी आवश्यकताएं जुटाने के लिए संसाधन या अपना जो निर्णय आंकलन करता है वो किन स्तरों पे फॉलो किया जाता है। तो ये अब्राहम मास्लो ने बताया था डिवाइडेशन करके, मास्लो हायरार्की रूल्स वगैरह etc। उसके बाद क्लासिकल कंडीशन थ्योरी पावलो के द्वारा दी गई थी, जिसके अंदर स्थिति सिद्धांत दिए गए थे
और किन स्थितियों के अंदर क्या क्या अपनाया जाता है या क्या क्या होता है, ये पावलो ने बताया था। और नेक्स्ट अपन अध्ययन करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी क्षेत्र क्या क्या है मनोविज्ञान के, या मनोविज्ञान का कहाँ कहाँ अपना स्कोप फॉलो किया जाता है, या कैरियर है। तो इसके लिए अपन, वैसे तो ये बहुत ब्रॉड है, आज हम चर्चा करते हैं तो इसको हम दो भागों में डिवाइडेड करके सिंपली डिवाइडेशन कर देते हैं। तो पहला जो नर्सिंग की दृष्टि से जो डिवाइडेशन है वो थ्योरेटिकल साइकोलॉजी या प्योर साइकोलॉजी, जिसे हम थ्योरेटिकल साइकोलॉजी को फर्स्ट रूप में अपन प्योर साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। प्योर साइकोलॉजी यानी कंप्लीट ही रूप से जो अपने बेस पे आधारित होती है। दूसरा जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी इसका स्कोप है, जिसे हम प्रोफेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, यानी एक व्यवसायिक सिद्धांतिक रूप के अंदर या प्रक्रम के अंदर किस तरह मनोविज्ञान सहायक है या किस तरह काम करता है या किस तरह उसकी आवश्यकताएं हैं, तो इसका बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला अपन प्योर साइकोलॉजी यानी थ्योरेटिकल साइकोलॉजी के स्कोप्स पढ़ लेते हैं। उसके अंदर पहला अपना दिया हुआ है नॉर्मल साइकोलॉजी। नॉर्मल का मतलब सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान सामान्य स्थितियों से लेकर इंगित किया जाता है, जिसके अंतर्गत सामान्य स्थिति, परिस्थिति और व्यवहार का अध्ययन करके हम बताते हैं कि किस तरह अपना सामान्य व्यवहार उचित या अनुचित है, जिसे हम सामान्य साइकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अबनॉर्मल का मतलब है असामान्य। असामान्य मनोविज्ञान जो पर्टिकुलर स्तर में जो नीति सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो सामाजिक मान्यताओं और अमानवीय क्रियाओं के बीच की जो स्थिति होती है उनको माना जाता है, जिसे हम समाज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। उसकी जो संबंध होते हैं वो जो लीगल नहीं होते हैं उनको अबनॉर्मल साइकोलॉजी बोलते हैं। जो असामान्य रहती है, जिनका परिस्थिति से कोई भी संबंध नहीं रहता है, ये संपूर्ण वक्त ही क्या रहते हैं, असामान्य रहते हैं, तो इसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब है मानव मनोविज्ञान। मानव यानी इंसान जीवन के अंदर किस तरह जीवनचर्या करता है, जीवन की पालना करता है, जीवन के क्या क्या उसके मन और शरीर के संबंध होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर। और फोर्थ मिस्टेकली यहाँ करेक्शन है, तो ह्यूमन नहीं होके यहाँ एनिमल है फोर्थ के अंदर। एनिमल साइकोलॉजी यानी जानवर मनोविज्ञान, जंतु मनोविज्ञान। जंतु मनोविज्ञान जो जानवरों से संबंधित होता है, एक जंतु की क्रियाएं, जंतु की जो अभिप्रेरणाएं, जंतु का जो एटीट्यूड एप्टीट्यूड होता है और जो पर्टिकुलर परिस्थिति जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो एनिमल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पांचवा है ग्रुप साइकोलॉजी। ग्रुप साइकोलॉजी मतलब समूह मनोविज्ञान। समूह मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं एक सामूहिक जीवनचर्या, सामूहिक जो प्रक्रम होते हैं उन सब संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो ग्रुप साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और सिक्स अपना है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति या प्राणी से संबंध जो मन की स्थितियाँ होती है या मन की जो क्रियाएं संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और सेवंथ अपना सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान, एक समाज की स्थिति, परिस्थिति, परिवेश, समायोजन और जो पर्टिकुलर आवश्यकताएं होती है उन सब संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है व्यवहार के साथ, वो क्या है, सोशल साइकोलॉजी। और एट अपना एडल्ट साइकोलॉजी यानी एक एडल्ट मानसिकता का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, या एक एडल्ट आयु वर्ग है उसकी जो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और मन की जो स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, वो एडल्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और नाइन्थ अपना चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम एक बच्चे के, बालक के विकास की प्रक्रम और बालक की जो स्थितियाँ और मानसिकता का जो पराक्रम होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। टेंथ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रयोग के जो संबंध और प्रयोग की जो स्थितियाँ होती है और उनकी मन की क्रियाएं होती है उनका जो अध्ययन करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 11th डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकास की जो स्थितियाँ, जैसे एक बालक का जन्म होता है, वहाँ से लेके वो स्थितियाँ परिवर्तन करके अपने विकास के पराक्रम की जो अलग अलग अवस्थाएं लाता है, उन अवस्थाओं के जो संबंध होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे एक बालक शिशु अवस्था,
शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था, एडल्ट किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद वयस्क अवस्था तक जाता है। तो इन सब संपूर्ण अवस्थाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कि उनकी मानसिकता किस तरह विकसित होती है, किस तरह परिवर्तित होती है, या किस तरह उन्नत और प्रगति जो विलोम के जो संबंध होते हैं उनमें होते हैं, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है। उसके बाद लास्ट 12th 12 नंबर जो है वो है पैरा साइकोलॉजी। पैरा का जो संबंध है, परा मनोविज्ञान एक बहुत ब्रॉड क्षेत्र है जिसको अभी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा एक शाखा के रूप में एक पाठ्यक्रम शुरू भी किया है, पैरा साइकोलॉजी डिप्लोमा प्रोग्राम, जिसके अंदर पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि आध्यात्मिकता और आत्मा का जो संबंध है, जो वास्तु स्थिति, जो प्रगति के जो अदृश्य जो परिवर्तन और पराक्रम है, वो क्यों घटनाएं घटती है और उनके अंदर किसका संबंध किससे जोड़ा जाता है और एक्स्ट्रा अवेयरनेस सेंस क्यों लिए जाते हैं, ये पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करवाया जाता है, जिसमें एक आत्मा का सार बताया जाता है, एक आत्मा की स्थितियाँ बताई जाती है, परिवर्तन दिखाए जाते हैं और आत्मा का संबंध इस समाज और सृष्टि से बताया जाता है। तो वो क्या है, पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और अब हम चर्चा करेंगे दूसरा जो स्कोप क्षेत्र है वो अपना है एप्लाइड साइकोलॉजी, यानी प्रोफेशनल मनोविज्ञान। प्रोफेशनल मनोविज्ञान का जो पहला भाग है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत क्षेत्र विस्तृत है। एक विद्यार्थी, एक शिक्षक की भूमिका और शिक्षा के जो प्रबंधन और निर्देशन, संरक्षण आदि की जो घटनाएं और व्यवहार की जो स्थितियां होती है और जो पर्टिकुलर स्थितियों का अलग अलग स्वरूपों में अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसके अंदर शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षा को कैसे उन्नत किया जाता है, एक शिक्षा के अंदर कौशलता कैसे बढ़ाई जाती है, एक शिक्षा का स्वरूप कैसे विकसित किया जा सकता है, एक शिक्षा को पर्टिकुलर स्थिति के अंदर उन्नत करके अपना जो वर्चस्व कैसे स्थापित किया जाता है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत एक शिक्षक के द्वारा, एक प्रबंधन के द्वारा अपनाया जाता है और अपने शिक्षा के क्षेत्र को उन्नत करने के लिए जो व्यवहार के संबंध स्थापित किए जाते हैं, इस शाखा को ही हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका अध्ययन हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद दूसरा है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। औद्योगिकरण के अंतर्गत अपन मनोविज्ञान की जो स्थितियाँ होती है, उद्योग के जो व्यूज होते हैं, उद्योग की जो स्थितियों का संबंध होता है, अवस्था, परिस्थिति, परिवर्तन और विकास की स्थितियाँ होती है, उनको अध्ययन उद्योग से जोड़कर व्यवहार के संबंधों के साथ इन्वॉल्व करके अध्ययन करते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होता है। उसके बाद थर्ड होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी मेडिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं इसको। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर एक क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और व्यूज़, अपनी स्थितियाँ और हेल्थ डिटर्मिनेंट्स के जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद वोकेशनल गाइडेंस साइकोलॉजी। वोकेशनल मतलब व्यावसायिक गाइडेंस जो मनोविज्ञान है, जिसके अंदर व्यवसाय को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो वोकेशनल गाइडेंस साइकोलॉजी के अंतर्गत बताया जाता है कि व्यवसाय कैसे उन्नत किया जा सकता है, व्यवसाय को किस तरह अपन व्यू ऑफ पॉइंट के अंदर ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, या व्यू ऑफ पॉइंट के अंदर अपने व्यवसाय बिना किसी हानि के बढ़ता जाए, तो इन व्यू को अध्ययन करते हैं, वो वोकेशनल गाइडेंस साइकोलॉजी के अंतर्गत बताया जाता है। पांचवा अपना है लीगल साइकोलॉजी, यानी वैधानिक वेद जो मनोविज्ञान है उसके अंदर जो विधि के जो नियम, शर्तें, पालनाएं, अधिनियम, संविधान, जो स्थिति, परिवेश के संबंध और व्यवहार की जो घटनाएं के अंदर सत्य और असत्य और न्यायोचित क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, वो लीगल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी का जो संबंध है वो सैन्य मनोविज्ञान से है कि एक सैनिक का जो परिस्थिति, व्यवहार, परिवर्तन, एक सैनिक की जो स्थिति, परिवर्तन, एक सैनिक का जो संतुलन और स्थिति के साथ कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन जो स्वरूप होता है, वो सारा, और उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, जो पर्सनालिटी, बिहेवियरल एक्टिविटीज़ होती है, उनका अध्ययन करते हैं, वो मिलिट्री साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि मिलिट्री जो पर्सन होता है वो सामान्य पर्सन से काफ़ी ज़्यादा पावर, एथलेटिकल कंडीशन का होता है और हाईली स्ट्रगल पावर रखता है, तो इसलिए मिलिट्री साइकोलॉजी एक डिफरेंस जो
डिफेंस मैकेनिज्म का जो पर्टिकुलर पार्ट है, जिसके अंदर डिफेंस के लिए काम में लिया जाता है। ये डिफेंस के क्षेत्रों के अंदर काम करता है, जैसे सैन्य सेवाओं के अंदर इसको बहुत महत्व देते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर किस तरह व्यवहारिक क्रियाएं अपनाई जाती है, किस तरह उनके द्वारा पालना करवाई जाती है, एक सामाजिक स्वरूप के अंदर उनका क्या व्यूज़ रहता है, वो सब पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के क्या महत्व हैं। मनोविज्ञान वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, मगर अपन नर्सिंग की दृष्टि से देखें तो मुख्यतया मैं आपको 5 पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार बताऊंगा, जिसके अंदर पहला मेरा पॉइंट रहेगा, जिसके अंदर बताता हूँ, साइकोलॉजी एनेबल नर्स टू अंडरस्टैंड हरसेल्फ, यानी मनोविज्ञान नर्स को स्वयं को समझने के लिए सहायक होता है। एकदम सही बात है कि नर्स खुद को अपने आप को समझना चाहती है, तो उसके लिए उसको मनोविज्ञान का अध्ययन करना या मनोविज्ञान का ज्ञान होना उसके अंदर बहुत आवश्यक है, जिसके अनुसार वो अपना जीवन यापन कर सके, अपनी जो स्थिति है उसको बनाए रख सके और अपनी कैपेसिटी के अंदर डेवलप कर सके और इस नोबल प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रख सके। दूसरा जो है वो साइकोलॉजी हेल्प दी नर्स इन अंडरस्टैंड अदर पीपल्स एंड सोसाइटी। अपन खुद को तो समझ लेते हैं, मगर दूसरा जो पॉइंट दिया है उसमें बताया गया है कि मनोविज्ञान नर्स को दूसरों को समझने और समाज को समझने के लिए भी सहायक होता है, जिसके द्वारा हम समाज की अलग अलग स्थितियाँ, परिवेश और जो परंपराएं और साथ में दूसरे व्यक्ति होते हैं उनकी स्थितियों को देखने के लिए, समझने के लिए भी अपने लिए ज़रूरी हैं कि उनका इस तरह का रहना, इस तरह का खाना पीना, रहन सहन, बोलना ये क्यों है, तो इसको समझना अपन साइकोलॉजी के द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। थर्ड जो महत्व है वो है साइकोलॉजी हेल्प दी नर्सेस टू अंडरस्टैंड बॉडी माइंड रिलेशनशिप। नर्स के मनोविज्ञान नर्स के मनोदैहिक संबंधों को समझने के लिए भी सहायक होता है कि एक मन, बॉडी और माइंड के जो संबंध होते हैं उनको किस तरह बनाए रखा जा सकता है, उसके लिए सहायक होता है, जिसके द्वारा नर्स अपनी पर्टिकुलर स्थिति को बनाते हुए अपने मन और शरीर को जोड़कर क्रियान्वयन करती जाए और सामाजिक जो स्थितियाँ होती है उनका पालना करती जाए। तो इसके लिए बॉडी माइंड रिलेशनशिप होना बहुत आवश्यक होता है। अगला जो फोर्थ इम्पोर्टेंस है वो साइकोलॉजी हेल्प दी नर्सेज इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर एंड मेंटेन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नर्सिंग के अंदर जो मनोविज्ञान का चौथा जो महत्व बताता हूँ मैं, वो है कि एक नर्सिंग के देखभाल की जो क्रियाएं होती हैं, नर्सिंग केयर जो प्रदान करते हैं उसकी सहायता करने और जो परस्पर जो संबंध होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आंतरिक जो संबंध होते हैं समाज के साथ, उनको जोड़ने के लिए भी, बनाए रखने के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है मनोविज्ञान। और लास्ट जो है साइकोलॉजी हेल्प दी नर्सेज इन सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडजस्टमेंट। मनोविज्ञान नर्स के स्वयं के सफलता और व्यक्तिगत समायोजन के लिए भी सहायक होता है। मतलब मनोविज्ञान नर्स के लिए सफल व्यक्तिगत व व्यावसायिक समायोजन के लिए सहायक है, क्योंकि खुद जो सक्सेसफुल पर्सनल यानी खुद किस तरह अपने आप को सफल करे, अपना लक्ष्य प्राप्त करे और अपने व्यवसाय को किस तरह समायोजित करे कि वो खुद का जीवन अच्छे से निर्वहन कर सके, अपना जो नोवल जो अपना प्रशंसनीय कार्य है उनको बनाए रख सके। तो इसके लिए भी क्या है, मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे वो टॉपिक है अपना स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। स्टडी मेथड मैंने आपको पहले भी बताए थे कि स्टडी मेथड मुख्यतया हम अपन मेन जो पार्ट है वो 10 मेथड्स को स्वरूप में पढ़ेंगे। तो 10 स्वरूप कौन कौन से हैं उसके अंदर चर्चा करेंगे। इसका पहला भाग है वो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, यानी इंट्रो, जिसके द्वारा हम परिचय करते हैं, स्वयं जो वाक्य बताता है, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। ये पहला भाग है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए काम में लेते हैं, मानसिक स्थितियों के अध्ययन के लिए काम में लेते हैं, वो है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसके द्वारा अपन स्वयं का अध्ययन करके अपनी मानसिक परिस्थितियाँ होती हैं उनको बता सकते हैं।
और दूसरा जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशनल मेथड, जैसे ऑब्जर्वेशन करके अपने मेडिकल फील्ड के पर्सन हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड यानी ऑब्जर्वेशन करके आकलन करके बताते हैं कि अगले की क्या स्थिति होती है, किस तरह की उसके अंदर व्यू ऑफ पॉइंट चेंजेस हैं, उनका पता करने के लिए अपने क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड काम में लेते हैं, जिसकी फंडामेंटल के अनुसार मुख्यतः 4 विधियां अपनाते हैं अपन। कौन कौन सी? इंस्पेक्टिव, अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन और अन्य जो ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं उसके अंदर 2 विधियां इन्वॉल्व करते हैं। कौन कौन सी? एक तो अपना ऑल्फैक्शन, दूसरा मैनिपुलेशन। अब इनके अंदर क्या क्या करते हैं अपन? पहला ऑब्जर्वेशन के अंदर अपन क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत अपन पर्टिकुलर स्थिति को देखने के लिए निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद उनको पर्टिकुलर सुनते हैं, सुनने के बाद उसको छूते हैं और सुनने के बाद उसको बीट करके देखते हैं। और जो ऑल्फैक्शन है, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, और मैनिपुलेशन का मतलब होता है मसल्स मूवमेंट करवा के देखते हैं। वो क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड है, जो मैंने विस्तार से आपको लिखाया भी था, बताया भी था। तो ऑब्जर्वेशन मेथड समझ में आ गया। नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रायोगिक विधि। प्रयोग के द्वारा अपन पता करते हैं क्या स्थिति है। जैसे प्रयोग करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं कि ब्लड ग्रुप किससे मैच कर रहा है, तो प्रयोग करके अपन ब्लड ग्रुप डिटरमिनेट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसके द्वारा अपन पता कर लेते हैं कि अगले व्यक्ति में क्या ब्लड ग्रुप है, क्या स्थिति है। तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंट करके अपन पता कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। और अगला जो विधि आती है वो डेवलपमेंटल मेथड यानी विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि के अंतर्गत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विकास का मतलब होता है उन्नति। उन्नति का अर्थ है कि एक बालक के जन्म से लेकर जैसे जैसे निरंतर वृद्धि होती है उसके साथ साथ उसका विकास भी होता है। तो उन स्थितियों और अवस्थाओं को जो अध्ययन किया जाता है वो डेवलपमेंटल मेथड के अंतर्गत करते हैं, तो इसलिए इसको विकासात्मक मेथड कहते हैं। और फिफ्थ अपना है वो केस स्टडी मेथड, जिसे व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी को कलेक्ट करके, जैसे अपन केस स्टडी बनाते हैं, केस स्टडी के अंदर केयर प्लान बनाते हैं, तो केस स्टडी काम में लिया जाता है। केयर प्लान के अंतर्गत केस स्टडी के द्वारा अपन पता करते हैं कि मरीज की क्या क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्या स्थितियाँ रही है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स रहे हैं, क्या क्या उसके मेन व्यू ऑफ पॉइंट रहे हैं, एग्जामिनेशन के अंदर क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्या स्थितियाँ फॉलो की जा रही है। तो ये सारा केस स्टडी मेथड के द्वारा पता करके अपन बीमारी का आकलन करते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं, तो ये केस स्टडी मेथड कहा जाता है इसको। और अगला जो 6 नंबर है वो इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ है समक्ष प्रस्तुत होना। समक्ष प्रस्तुत होकर अपन बताते हैं कि अगले व्यक्ति जो साक्षात्कार करता होता है वो सूचनाएं प्राप्त करता है कि सूचनादाता के द्वारा जो सामने जो प्रस्तुत होता है व्यक्ति वो सूचनाएं देता है, और उन सूचनाओं का जो व्यू ऑफ पक्ष जो होते हैं उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं, उनकी प्रेरणाएं और उसके जो मन की भावना संवेदना होती है और जो उसकी नॉलेज व्यू होते हैं वो देखा जाता है, वो इंटरव्यू मेथड के द्वारा देखा जाता है। और इंटरव्यू मेथड जो पर्टिकुलर अनेक क्षेत्रों में काम में लिया जाता है, गवर्नमेंट सर्विस के क्षेत्र में और अन्य जो प्रोफेशनल क्राइटेरियाज होते हैं या जो स्टडी टीचिंग एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर इस सारों का इंटरव्यू मेथड के अंदर काम में आते हैं। और 7 नंबर है वो क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड प्रश्नावली विधि भी कहते हैं इसको। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत अपन पर्टिकुलर 2 तरह के प्रश्नों को काम में लेते हैं, ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन सबके सामने एक समूह के साथ बैठकर क्वेश्चन किया जाता है और उसका सामूहिक रूप से अर्थ उत्तर बताया जाता है, वो क्वेश्चन आंसर ओपन मेथड होता है। दूसरा जो मेथड होता है वो क्लोज प्रश्नावली विधि या क्लोज क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसके अंतर्गत अपन एक ही व्यक्ति से एक ही पर्सन चयन करके और उसका उत्तर एक ही व्यक्ति को लिए चूज करते हैं या चयन करते हैं और एक ही व्यक्ति उसका जवाब देता है और उसको गुप्त रखा जाता है, जिसको बंद यानी क्लोज क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं। तो इस तरह 2 क्वेश्चन आंसर मेथड होते हैं। और 4th जो लास्ट अपना 8 नंबर का जो विधि है वो स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल का अर्थ होता है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी के अंदर हम संख्याएं, आंकड़े एकत्रित करते हैं, जैसे जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, रोग दर, ये सारे जो डाटा
एकत्रित करते हैं वो स्टैटिकल मेथड के द्वारा एकत्रित करके हम पता करते हैं, इस विधि के अंदर अध्ययन करते हैं, तो इसको विधि को बोलते हैं स्टैटिकल मेथड। और 9th नंबर अपना है सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमितीय विधि, जिसके अंतर्गत हम समाज की स्थिति, क्रिया और स्थितियों के साथ सामाजिक मनोबल का जो पराक्रम होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो सोशियोमेट्रिक मेथड होता है। जिसके अंदर सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, समाज की स्थिति और सिद्धांतों का व्यू देखा जाता है और उनकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो सोशियोमेट्रिक मेथड होता है। और लास्ट अपना होता है टेस्ट मेथड यानी परीक्षण विधि। 10वें नंबर में हम अध्ययन करेंगे टेस्ट मेथड का। टेस्ट मेथड का मतलब होता है, टेस्ट मेथड के अंदर हम अलग अलग तरीके से परीक्षण करते हैं। जैसे एक एटीट्यूड टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, पर्टिकुलर अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि एक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अपन पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर व्यक्तित्व दिखाया जाता है कि अगला किस प्रकार के व्यक्तित्व से विलोम करता है, और बुद्धि का परीक्षण करना होता है या बुद्धि का आंकलन करना होता है, तो उसका अध्ययन हम इंटेलिजेंसी टेस्ट के द्वारा करते हैं। और यदि अभिवर्ती या मनोवर्ती देखनी होती है तो उसके लिए एटीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। और अभी योग्यता देखनी है कि उसकी मानसिक योग्यता, तर्क क्षमता क्या है, तो उसके लिए हम अभी योग्यता मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जो कई जगह एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छा अचीवमेंट के अंदर काम में लिया जाता है, जिसके अंदर उसकी योग्यता देखी जाती है। और जो अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है वो उपलब्धियों के लिए लिया जाता है। तो इस प्रकार टेस्ट मेथड के अंदर कई प्रकार के टेस्ट इन्वॉल्व करते हैं, और टेस्टों के द्वारा हम व्यक्ति के स्थिति, परिवेश और व्यवहार और ज्ञान के स्तर को देखा जाता है, परीक्षण किया जाता है, मापा जाता है। इसको हम टेस्ट मेथड कहते हैं। धन्यवाद। आज का अपना सारा चैप्टर ख़त्म होता है और कल मिलते हैं इसी शुभ आशा के साथ। स्टे एट होम, सेफ टू कोविड-19।